We are here to study Ancient India Class 6 NCERT। और यहाँ पर हम कहते पहले इस बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि क्लास 6 का पहली बुक है जिसमें बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसमें इंट्रोडक्शन के साथ ही पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस पूरी बुक को हम धीरे धीरे फिनिश करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं ये जो जितनी ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप ये फोकस करेंगे तो ये कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये बहुत पुराने टाइम की आप देख सकते हैं, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेयर्स हैं, जो इतना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बहुत पुराने टाइम का है। और तो फिर आप ये भी मतलब अगर आप चाहेंगे तो ये मतलब अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि इतने पुराने टाइम पे ये इतनी अच्छी स्टेयर्स क्यों बनी हुई हैं और ये एक साथ लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो हिस्ट्री को समझने के लिए, जानने के लिए हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो लेट स्टार्ट। आई एम श्योर यू ऑफन आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई यू आर स्टडिंग हिस्ट्री। अब आपने अक्सर कर पूछा होगा कि अपने आप से कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इतना बोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट तो आता नहीं है मोस्टली। क्योंकि स्टडिंग हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द वे टू ऑफ गेटिंग टू नो द पास्ट। पर एक तरीका होता है हमारे पास्ट को जानने का। जैसा भी हमारा पास्ट रहा, जो भी हमारा पास्ट रहा होगा, हमारी कंट्री का, वर्ल्ड का या ह्यूमंस का, उस पास्ट के बारे में बात हो रही है। हिस्ट्री इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई आवर एंसेस्टर्स लिव्ड एज दे डिड। ये यहाँ बता रहा है कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो किस तरीके से, क्यों, कहाँ रहे थे, कैसे रहे थे, व्हाट डिफ़िकल्टीज दे मेट विद, उनके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी, एंड इन व्हाट मैनर दे ओवरकम देम, तो किस तरीके से वो उन प्रॉब्लम से बाहर आए थे, उन्होंने किस तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू acquainted with the past to understand better what is happening in the India of today। आप पास्ट को ढंग से समझने के बाद, जानने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में आज की डेट में क्या हो रहा है उसकी वजह से। यू विल कम टू नो द स्टोरी ऑफ द कंट्री। आप अपने कंट्री के बारे में पता कर पाएंगे कि हमारी कंट्री का पास्ट कैसा था, आज क्या है, पहले क्या था। सो लेट्स बिगिन। You will come to know the story of a country which starts many centuries ago। सेंचुरीज होती हैं, जो 100 साल का एक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम सेंचुरी कहते हैं। तो काफ़ी सेंचुरीज पहले, जब AD और BC का टाइम चलता था, जो कि बहुत पुराना टाइम है, उस टाइम की हमारी कंट्री की क्या क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी। हिस्ट्री इज़ नो लॉन्गर ट्रीटेड एज द मेरीली ओनली स्टडी ऑफ डेट्स। आज की डेट में हम हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स को या फिर किसी पॉलिटिकल इवेंट को नहीं जानते हैं सिर्फ। इट इज़ अ Its scope has been widened to include many aspects of life। इसका स्कोप आजकल लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट में आ चुका है। These includes the study of patterns of life। उन्होंने डिफरेंट पैटर्न्स के लाइफ के अलग अलग पहलुओं को इन्होंने रिसर्च किया, पढ़ा है। विच वी कॉल कल्चर, जिसको हमने कल्चर की फॉर्म में समझ पाया है। जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होते हैं, वो अलग अलग रहने का तरीका उनका अलग होता है, फेस्टिवल्स अलग होते हैं, उसको हम उनके कल्चर के थ्रू जान सकते हैं। एज दैट विच रिलेटेड टू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड फिलोसफी, जो भी उनके कहते हैं, जिससे हम उनके कल्चर को इस तरीके से जान सकते हैं। जैसे उन्होंने आर्किटेक्चर यूज़ किया था कि किस तरीके से उनके घर बने हुए थे, लिटरेचर उनकी राइटिंग स्किल्स कैसी थी, लिखा कैसे था, एंड द फिलोसफी, जो भी उनकी जो फिलोसफी थी, मतलब वो किस, मतलब जैसे मान लो भगवान को मानने का, हिंदू कहते हैं अपने कहते हैं शिव को मानते हैं, मुस्लिम्स क्या कहते हैं अल्लाह को मानते हैं, और ऐसे अलग अलग धर्म के जो भी होते हैं अपनी अपनी फिलोसफी देते हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेकर। नाउ इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्टडी। देयरफॉर द एम्फेसाइज ऑफ हिस्ट्री हैज़ shifted from the study of only the upper group of society to all levels of society। स्टार्टिंग में ये था कि जो हिस्ट्री थी वो केवल अपर लोग हैं, जो रईस लोग हुआ करते थे, या फिर जो जिनकी कास्ट जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे वही पढ़ा करते थे। बट आज की डेट में सभी लोग पढ़ रहे हैं। कहते हैं ये अब कोई भी जो दलित हैं या फिर ST OBCs हैं, अब सभी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री को। इट नाउ कवर्स इंफॉर्मेशन ऑन किंग्स एंड स्टेट्समैन
एज वेल एज ऑल द ऑर्डिनरी पीपल। अब इसमें क्या कहते हैं, ये आप किंग्स हो या फिर नॉर्मल कॉमन पीपल हों या फिर स्टेट्समैन हो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई सादा सिंपल आदमी, फिर भी आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और इन्हीं लोगों से मिलकर हिस्ट्री बनी हुई होती है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। ये आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। आर्ट्स और आर्किटेक्चर की चीज़ों को भी आज की डेट में हिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। ऑफ रिवॉल्यूशन लैंग्वेजेस इन इंडिया, लिटरेचर एंड रिलीजन, सारी चीज़ें देखेंगे ये, इन सबको हिस्ट्री में कवर किया जाता है। नाउ वी डू नॉट लुक ओनली एट व्हाट वाज हैपनिंग एट द aristocracy level of society. We also try to reconstruct the interest and concern of people at lower levels. हम सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि कहते हैं अपर लेवल, कहते हैं एरिस्टोक्रेसी लेवल पे क्या हो रहा है, बट एट द लोअर लेवल पे क्या चल रहा है हम उसको भी कंसर्न रखते हैं, और वो लोग लोअर क्लास पीपल्स भी इस चीज़ को कंसर्न करते हैं। दिस मेक्स हिस्ट्री मोर इंटरेस्टिंग एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी फार बेटर। और यही चीज़ हमारी हिस्ट्री को लोगों में समझने की क्षमता बनाती है। द पीपल दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ आवर सोसाइटी एट बोथ द inscribed on the large rocks, pillars, stones or tablets made of clay and stones. ये जो हिस्ट्री हमारी, जो जितनी भी हिस्ट्री हमारी बनी है, वो कहीं ना कहीं जो इंस्क्राइब, जो पुरानी जो चीज़ें, जो लैंग्वेज लिखी गई हैं किसी बड़े पत्थरों पर, पिलर्स पर, स्टोन्स पर, या जो कि लकड़ी के बने हुए हैं और या फिर जो क्ले के बने हुए हैं उनके ऊपर लिखे गए हैं। देयर वॉज अ टाइम स्टिल फर्दर बैक, एक टाइम था जब व्हेन इवन राइटिंग वॉज अननोन। एक टाइम था जब लोग राइटिंग को जानते नहीं थे कि लिखते कैसे हैं, बस वो सिर्फ एक दूसरे से बात करते थे, बट उनको ये नहीं पता था जो हम बात कर रहे हैं उसको लिख कैसे सकते हैं। A knowledge of life of people in those ancient days came from objects which they left behind, as for example their poetry or their weapons and tools. जैसे कि हमने कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले छोड़ दी हैं काफ़ी पीछे। जैसे कि बहुत सारे पोइट्स थे पुराने समय के जो कि जिन्होंने अपनी पोइट्स को कभी लिख नहीं पाया क्योंकि उन्हें लैंग्वेज नहीं पता थी, या जो वेपन्स थे हमने उनको कभी उस टाइम पे यूज़ हुए फिर उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया, तो हम आज की डेट में हमारे पास कितने एडवांस वेपन आ गए हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। दीज आर थिंग्स विच आर सॉलिड एंड विच यू कैन सी एंड टच। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंड दीज हैव सम टाइम्स टू बी लिटरली डग आउट ऑफ द अर्थ, दे ऑल्सो क्लूज इन द गेम ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रेजर हंट। आप ये इनके जो वेपन्स हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि वो लोग पास्ट में जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे वो किस तरीके से रहते थे, और जो कि हम उनके वेपन्स को आज की डेट में कहते हैं मिट्टी से खोद के भी निकालते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहा करते थे और कि कितना पुराना है, और ये एक हिस्ट्री का खजाना कह सकते हैं हम इसको। क्लूज़ कैन बी ऑफ मैनी काइंड। जो क्लूज़ होते हैं वो काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। द क्लूज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं जो कहते हैं जो कि लिखी जाती हैं किताबें लिखी जाती हैं जो कि पाल्म लीफ पर, उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये भी एक तरीके का क्लू है। देखिए मेंशन हियर बेंच ट्रीज, पाल्म ट्रीज, थिक बार्क और पेपर। Generally, the latter kind have survived through the books written on paper are not as old as the others. जो कि पुराने समय की किताबें हैं वो सारी की सारी तो अब नहीं है क्योंकि उनकी पेपर काफ़ी पुराने समय से रखा हुआ ख़राब हो गया, मतलब उनके कीड़ों ने खा लिया है, बट सम आर स्टिल अलाइव। सो उनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है और इनका कल्चर क्या था। Some of the languages in which very old books are written are languages which we
in India do not use in everyday life anymore. Pali and प्राकृतिक ये क्या कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो पुराने समय पर हम सब बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, बट आज की डेट में हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि पाली हो गई और प्राकृत और पाली, ये दो ऐसी लैंग्वेज हैं जो पुराने टाइम पे हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे। आज की डेट में कहते हैं इंडिया में कोई भी आपको ये दोनों लैंग्वेज बोलते हुए नहीं दिखेगा। रेयर ऑफ द रेयर कहीं ये लैंग्वेज कहीं यूज़ होती हो, अदरवाइज़ नहीं होती हैं। Other are written in Sanskrit, Arabic, which we still study and sometimes use in our religious ceremony. संस्कृत एंड अरेबिक ये कुछ हैं जिसको अभी भी हम पढ़ रहे हैं समटाइम्स, और हमारी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, जैसे कि हिंदुओं का जो कभी हवन होता है वहाँ संस्कृत का उच्चारण किया जाता है, उसी को बोला जाता है। अरेबिक जो मुस्लिम्स होते हैं उनका कोई वो होता है फेस्ट, तो वो उन पर क्या कहते हैं अरबी को यूज़ करते हैं। ऑल्दो वी डू नॉट स्पीक देम एट होम, बट हम संस्कृत और कहते हैं अरबिक को घर पे यूज़ नहीं करते हैं। येट अदर आर रिटेन इन तमिल, अ लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन इन साउथ इंडिया, और वो काफ़ी सारे तमिल में लिखे गए हैं जो कि साउथ इंडिया में लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एंड हुज लिटरेचर गोज़ बैक टू एन अर्ली पीरियड, और these are called the classical languages, and the history of many parts of the world is recorded in the various classical languages. यही जो लैंग्वेजेस हैं ये कहते हैं हिस्ट्री में यूज़ की जाती थी, और यही कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हिस्ट्री की, जिनको मोस्टली बहुत लंबे समय से देखा गया है कि जो लंबे समय से यूज़ हो भी नहीं थी और आज की डेट में भी एग्जिस्ट कर रही हैं। इन यूरोप एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ऑफन रिटेन इन ग्रीक एंड लैटिन, बट जो ये थी हमारी इंडिया की बात, बट जो यूरोप है वहाँ पर जितनी भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी वो लिखी गई थी या तो ग्रीक में या लैटिन में। इन वेस्टर्न एशिया दे वर रिटेन इन अरबिक एंड हेब्रू, एंड इन चाइना क्लासिकल चाइनीज़ वॉज यूज्ड। अब जो ग्रीक और लैटिन यूरोप में लिखी गई थी, और कहते हैं वेस्टर्न एशिया में अरबिक और हेब्रू में लिखी गई थी, और चाइना में लिखी गई थी क्लासिकल चाइनीज़। ये सारी एक लैंग्वेजेस हैं जिनको पास्ट में यूज़ किया गया है। द राइटिंग और द स्क्रिप्ट्स इन विच द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ इंडिया आर रिटन रिजेंबल्स द मॉडर्न स्क्रिप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड प्रोबेबली रीड द स्क्रिप्ट इन विच संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन। जैसे कि आपने आज की डेट में देखा होगा कि अपने रामायण है जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, या फिर और भी बहुत सारी किताबें जो कहते हैं संस्कृत में लिखी गई हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन द देवनागरी स्क्रिप्ट, ऑल्दो यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन अंटिल द लर्न संस्कृत। आपको जैसे कि देवनागरी स्क्रिप्ट आप इनको पढ़ तो लोगे शायद, बट इनको समझ नहीं पाओगे जब तक आप संस्कृत को सीख नहीं लेते हैं। बट द राइटिंग which was used 2000 years ago look different, and in order to read that you would have to specially trained। पर जो राइटिंग आज से 2000 साल पहले लिखी गई है उसको आप कभी समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो लेखक होंगे उनका राइटिंग स्टाइल या फॉन्ट बहुत डिफरेंट रहा होगा कि आज के कंपेरेटिव में। आज से अगर उससे कंपेयर करें तो उसे समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन होना पड़ेगा उस लैंग्वेज में। उस स्पेसिफिक लैंग्वेज की ट्रेनिंग के बाद ही आप उसको समझ पाएंगे। दिस वेरी एंशियंट राइटिंग हैज़ नॉट सर्वाइव्ड इन मैनी मैन्युस्क्रिप्ट बट लार्जली इन स्क्रिप्ट। बट ये जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट मतलब किताबों में ज़्यादातर रही नहीं हैं, बट ये लार्जली अभी भी बहुत बड़े स्केल पर जो प्रेजेंट हैं वो हैं क्या कहते हैं इनस्क्रिप्शंस। जैसे किसी पत्थर पर हो गए, किसी पिलर पर हो गए, जो खोद के जो तराश के जो लैंग्वेज लिखी गई हैं उनमें ही बची हैं। जैसे कि स्टोन सरफेस, किसी भी स्टोन के सरफेस पर बची हुई है, मेटल के ब्रिक्स पर बची हुई है, वो वहीं पर आप ये लैंग्वेज पढ़ पाएंगे। मैनी सच इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड ऑल ओवर इंडिया एंड इन मैनी लैंग्वेजेस। दीज आर ऑल्सो क्लूज, ये एक तरह के क्लूज हैं इन पीसिंग टुगेदर द पास्ट। ये भी एक क्लूज ही है एक तरीके से कि हम जो पास्ट को जोड़ के देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट आर जनरली फाउंड इन लाइब्रेरीज। जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं वो आपको मोस्टली लाइब्रेरीज में मिलती हैं, वो भी पुरानी लाइब्रेरीज में,
जो कि ना कि स्कूल लाइब्रेरीज और कहीं और नहीं, जो पुरानी लाइब्रेरीज होती हैं, जो 90s या फिर ऐसी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ आपको ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल सकती हैं, आप जाके देख भी सकते हैं. बट इनस्क्रिप्शंस कैन बी फाउंड ऑन रॉक, पिलर, स्टोन, टेबलेट्स, बिल्डिंग्स एंड मेटल प्लेट्स. बट जो इनस्क्रिप्शंस हैं वो आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे मिलेंगे. जैसे किसी टेम्पल में आप देखेंगे जो बहुत पुराना टेम्पल है, वहाँ रॉक्स पे कुछ लैंग्वेज लिखी होंगी, उनके पिलर्स पे लिखी होंगी, या फिर किसी पत्थरों पे लिखी होती हैं, या बिल्डिंग्स पे. मच ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंस विच आर्कोलॉजी सप्लाइज. जो इंडियन हिस्ट्री है वो बेस्ड है कि आर्कोलॉजी, जो हमारा कहते हैं एक बोर्ड है, कहते हैं आर्कोलॉजी इंडिया की एक संस्था है जो कि हिस्ट्री को स्टडी करती है, और उसमें उसकी जो भी एविडेंस वो प्रोवाइड करती है उसके बेसिस पे ही इंडियन हिस्ट्री डिसाइड की जाती है, फिर समझा जाता है उसके बारे में. आर्कोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ द एंशियंट पास्ट. जो पुराना पास्ट रह गया उसकी स्टडी को हम आर्कोलॉजी कहते हैं. दिस कंसिस्ट ऑफ मोन्यूमेंट और बिल्डिंग, कॉइन, पोट्री, टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल्स. वो ये जो हमारी आर्कोलॉजी होती है ये चीज़ों को इकट्ठा करती है. उसके बाद ये जैसे कि उसमें कॉइन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, पोट्री, टूल्स हो गए, जो भी ये इनको कहते हैं एक अपने अंडर लेती है स्टडी के लिए. फिर उससे स्टडी की रिसर्च बनाती है, रिसर्च करती है, उस पर रिसर्च पेपर बना के गवर्नमेंट को सबमिट करती है. उसके बाद ही हमारी हिस्ट्री से क्रिएट होती है और उसी को हम क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं. एंड वेरियस अदर आर्टिकल्स विच people living many centuries ago had used in their daily life. Some of very ancient towns and villages were either abandoned and destroyed, and their buildings were buried under the earth. जैसे कि जो भी टूल्स या फिर जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती थी, जो एंशियंट पीरियड में जो लोग यूज़ किया करते थे, उनको आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया उनको एक साथ इकट्ठा करके अपने साथ अपने अपने जो भी उनकी संस्था है वहाँ रखती है, उन पर स्टडी करती है. क्योंकि बहुत सारे जो जो उस टाइम के गांव थे या फिर जो भी थे उनके गांव थे या शहर थे वो ख़त्म हो गए मोस्टली, और बिल्डिंग्स जो थी वो ज़मीन के अंदर धंस गई हैं. एंड दे हैव टू डग आउट एंड एक्सकेवेटेड. उनको वापस खोदना पड़ेगा और उन पर रिसर्च करनी पड़ेगी. कहाँ थे हम? एक्सकेवेटेड. एक्सकेवेटेड का मीनिंग होता है कोई भी पुरानी चीज़ जिसको हम ज़मीन से खोद के निकालें. ओके. बट सम बिल्डिंग्स आर स्टिल स्टैंडिंग. पर कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अभी भी खड़ी हुई हैं, सच एज द टेम्पल्स. जैसे कि आप देखेंगे बहुत पुराने टेम्पल्स आज की डेट में भी खड़े हुए हैं. जैसे कहते हैं हम 400 साल पुराना है, वह 500 साल पुराना बिल्डिंग कहते हैं वो है. डू हैव टू एंड डू नॉट हैव टू बी एक्सकेवेटेड. जब वो टेम्पल्स बाहर हैं अभी भी दिख रहे हैं तो हम उनको खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी. द क्लूज प्रोवाइडेड बाय आर्कोलॉजी have enabled us to discover how men and women lived in India many thousands years ago. इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहा करते थे. दिस टाइप ऑफ लाइफ इज़ डिस्क्राइब्ड एज प्रिमिटिव बिकॉज द पीपल लार्जली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ देयर लाइवलीहुड. इस लाइफ स्टाइल को हम इस तरीके की लाइफ को हमने प्रिमिटिव लाइफ कहते हैं डिस्क्राइब, मतलब इसको प्रिमिटिव लाइफ की कैटेगरी में डाल दिया है. उसमें जो लोग थे वो अपने नेचर पर ही डिपेंड किया करते थे पूरी तरीके से. द फूड वॉज नॉट कुकड एंड देयर क्लोथ वर नॉट स्वेन एंड दे हैव नो हाउसेज सिंस दे डिड नॉट कल्टिवेट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स एंड लिव्ड ऑफ. जब तक उन्होंने कहते हैं उनके जो खाना था वो पका के नहीं खाते थे, कपड़े सिल के नहीं पहनते थे, और घर नहीं था जब तक कि उन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं किया था. मतलब उन्होंने फसल करना स्टार्ट नहीं किया था, वेजिटेबल्स उगाना स्टार्ट नहीं किया था, तब तक वो कहते हैं इधर उधर ही अपनी लाइफ को एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर ही काटते थे, और हंटिंग के थ्रू. वॉट दे फाउंड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज and hunted animal instead of taming them, they are called food gatherers. हम उनको फूड गैदरर्स कहते थे. वो पेड़ पौधों से जो भी मिलता था वो ले आते थे, जानवरों को मारते थे, उनको पालते नहीं थे, तो उनको हम कहते थे फूड गैदरर्स.
Slowly as they learned more and more about the plant and animal which surrounded them, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जाना उनके बारे में जो कि जानवर उनके आसपास थे, and they improved their tools and methods of making things. फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट किया और उसके बाद उन्होंने अपने टूल्स को अपग्रेड किया, फिर चीज़ों को सोचने का तरीका बदला, एंड वी कैन लीड एन ईजियर लाइफ। उन्होंने लाइफ को सिंपल करने की कोशिश की। Finally, they found a way of growing plant and taming animals. This is the stage at which man is described as a food producer. तो उन्होंने अपनी लाइफ को धीरे धीरे अपग्रेड किया, फिर उसके बाद वो फूड प्रोड्यूसर बनने लगे। ही वॉज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन वॉट ही फाउंड इन नेचर बट बिगेन टू प्रोड्यूस द थिंग्स विच ही रिक्वायर्ड। उसने बहुत लंबे समय तक उसने कितने प्लांट्स पर या फिर कितने नेचर पर डिपेंड नहीं किया, बट उसने अपनी लाइफ को चलाने के लिए खुद से चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया। बट बिगेन टू प्रोड्यूस थिंग्स विच ही रिक्वायर्ड, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उसने उगाना शुरू कर दिया। This was a great improvement in his life. उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट था। Soon these people were managing their lives so well that they were not only dwelling in well constructed huts but had leisure house to think and record their thoughts and to improve their ways of life. बहुत जल्दी उन्होंने बहुत जल्दी उन्होंने अपने बहुत बढ़िया घर बना लिए। जो पहले हट्स बनाते थे जो कि बहुत अच्छे लेवल की हट्स बना ली, जिससे कि उनकी सर्दियों में या फिर बारिश में उनको प्रॉब्लम ना हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। और उन्होंने अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर लिया, अपने रिकॉर्ड्स को, जैसे उनके सर्वाइवल के रिकॉर्ड्स को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि जहाँ भी वो रहते हैं उन्होंने कहीं लिखना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा मेंशन करना शुरू कर दिया कि जो आने वाले फ्यूचर में उसको पढ़ा जा सके, समझा जा सके। India is a large subcontinent, but it has some clearly defined geographical features. इंडिया एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है जो, बट इसकी भी कुछ जोग्राफिकल फीचर्स हैं। द माउंटेन्स विच मेक अप द नॉर्थन बाउंड्रीज सीम्स टू कट इंडिया ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल एशिया। जो हमारी माउंटेन्स हैं, जो कि आप देख पाएंगे कि जब मैप देखेंगे इंडिया का, तो ये कश्मीर से लेके जो पूरा हमारा ईस्टर्न साइड है, चाइना से जो बॉर्डर टच होता है हमारा, उसमें आप देखेंगे वो सारा कहते हैं माउंटेन्स से घिरा हुआ है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं सेंट्रल एशिया है, उससे हम कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर। बट द many places in the mountain were rooted of the contract and thought throughout the centuries. There has been much coming and growing in both direction of people and ideas across these mountain passes. बट इसके बावजूद भी कहते हैं यहाँ से हमारा आना जाना स्टार्ट हुआ, काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ के संग हमारे रिलेशन बनना शुरू हुए। जो हमारे आइडियाज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गए। तो जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे हम अपनी चीज़ किसी को और बताते हैं या फिर किसी और से कुछ नया सीखते हैं, तो ये कहते हैं एक प्रोसीजर है डेवलपमेंट का। द इंडस एंड द गंगा प्लेन्स वर फर्टाइल एरियाज़। जो गंगा रिवर है उसके आसपास की जितना भी जो कहते हैं जो भी एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। प्लेन वर फर्टाइल एरियाज वेयर मैनी पीपल सेटल। तो क्योंकि लोगों ने खेती स्टार्ट कर दी थी, अपनी एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, क्रॉप्स को उगाना, तो उनको क्रॉप्स को उगाने के लिए एक फर्टाइल लैंड चाहिए था, जो कि उन्हें रिवर गंगा के पास ही मिलता है और इंडस के पास। ओरिजिनली दे वर forested. Gradually the forests were cut and land brought under cultivation to support many kingdoms which flourished in these plains. पहले तो स्टार्टिंग में यहाँ पे पूरे एरिया में क्या कहते हैं फॉरेस्ट थे, बट उसके बाद उनको फॉरेस्ट को काटा गया और काटने के साथ साथ उसमें कहते हैं कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया। जो भी यहाँ पर जो भी राजा महाराजा थे या फिर जो भी था, उनको सर्वाइव के लिए क्रॉप चाहिए थे, मतलब फूड चाहिए था। फूड हमने क्रॉप से लेना स्टार्ट कर दिया। ग्रेजुअली द फॉरेस्ट वर कट एंड बर्न
इफ़ यू मेक अ ट्रेन जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता यू ट्रेवल थ्रू एंडलेस फील्ड। जब आप दिल्ली से कलकत्ता ट्रैवल करेंगे आप देखेंगे कि वो पूरा एंडलेस फील्ड्स। इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट वंस दिस एरिया वॉज कवर्ड बाय हैवीली फॉरेस्ट। देखिए आज अगर आप जाते हैं दिल्ली से कोलकाता तो आपको कहीं जंगल नहीं मिलेगा, बट आज अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर एक टाइम पे पूरे में जंगल ही जंगल था, पूरा जंगल था, तो आपके लिए बिलीव करना मुश्किल होगा कि नहीं हाँ तो जंगल कैसे हो सकता है, यहाँ तो कुछ नहीं है, अभी पेड़ क्या पेड़ों की जड़ें भी नहीं है। The peninsula consists of an elevated plateau which rivers crossing it. The river valley were the earlier center of human settlement. पेनिनसुला जो आपने कहते हैं इंडिया का जो नीचे का पोर्शन देखा होगा ऐसे करके, यहाँ पे जो श्रीलंका है इस पूरे एरिया को हम कहते हैं पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो पेनिनसुला कंसिस्ट ऑफ एलिवेटेड होता है उठा हुआ प्लेट्यू विच रिवर्स क्रॉसिंग इट, जो कि हमारी कहते हैं जो भी इंडिया है उन इंडिया की अगर आप देखिए मैप देखेंगे एक बार, ठीक है, यहाँ से जो रिवर्स निकल रही हैं वो ऐसे यहाँ जा रही है, और ये हमारा जो पूरा प्लेट्यू है वो हमारा इसी से कवर्ड है पूरा। एक सेकंड रुकिए, अब देखेंगे आप रिवर्स क्रॉसिंग इट द रिवर वैली आर अर्लियर सेंटर्ड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ ये जो भी एरिया है यहाँ इनके आसपास ही सबसे पहले जो सेटलमेंट हुआ था ह्यूमंस का वो ये था। और जो हमारी इंडस रिवर है वो यहाँ पाकिस्तान से होती हुई जा रही है, तो ये जो पहला सेटलमेंट था ये सारा इन रिवर्स के आसपास ही था। ओके, what's happening? Sorry. Let me close this. What is this? Oh, sorry, I got it. Give me a second. वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं था, मेरी फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ, नेवर माइंड। तो मैंने आपको बता दिया द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वर ऑल्सो फर्टाइल। अब आप देखेंगे एक सेकेंड, जो इंडिया का ये जो लोअर पोर्शन है आप इसमें देखेंगे ये जो इस एरिया जो वेस्ट घाट्स, इस एरिया को हम क्या कहते हैं घाट्स। ये वेस्टर्न है, वेस्टर्न घाट, और ये हमारा ईस्टर्न घाट्स। अब यहाँ तो सेटलमेंट हो गया था, ऊपर होने लगा था, बट क्योंकि ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है जहाँ पर कितने खेती बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो ये एरिया भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ पर भी सेटलमेंट्स होना स्टार्ट हो गए थे। ओके, पहले हमारे सेटलमेंट्स यहाँ, उसके बाद हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ हो गए थे। ओके, coast of India are fertile. These were especially the case with the east coast as it has the delta of many rivers. Human habitations tend to rise in area where the environment is favorable. डेल्टा क्या होता है बेटा? जब भी आप देखेंगे हमारे इंडियन ईस्टर्न कोस्ट देखेंगे, जब एक रिवर आती है या फिर दो चार रिवर मिलके जब ऐसे करके उसमें गिर रही होती हैं, क्या कहते हैं, ऐसे फैल जाती है और सीधा ओशन में गिर रही होती है, हम इसको क्या कहते हैं, इस पूरे एरिया को कहते हैं हम डेल्टा। ठीक है, जो हमारी ऊपर से बहती हुई रिवर आई और इतना फैल के यहाँ पर समुद्र में ओशन में गिर गई, इसको हम क्या कहते हैं डेल्टा। बट ये डेल्टा क्या होता है, ये पूरे एरिया को फर्टाइल कर देता है। क्या कर देता है? फर्टाइल कर देता है।
इससे हमें एक एडवांटेज मिलता है कि जितना भी ये एरिया है यहाँ खेती आप बहुत अच्छी कर सकते हो। ओके, इसे कहते हैं हम डेल्टा। ह्यूमन हैबिटेट्स कहते हैं ये एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जहाँ पानी भी होती है, हवा भी, ऑक्सीजन, सब कुछ एक साथ अच्छा मिल जाता है। टेंस टू राइज इन द एरिया वेयर द एनवायरनमेंट आर फेवरेबल। यहाँ भी एनवायरनमेंट जहाँ अच्छा होगा वहाँ तो ह्यूमन्स रहते ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ह्यूमन habitation is often made because the need to exchange items produced in different areas, such as some items develop into trade and line of communication into trade routes। देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि ये जो भी चीज़ अगर आप कहते हैं एक जगह प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसको आप दूसरी जगह देंगे तो कोई भी ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो दूसरी जगह प्रोड्यूस हो रही हो, उसके वहाँ से अगर हमारे पास आएगी तो हम उसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो हमारे लिए एक ऐसा सोर्स बन जाएगा कि जिससे हमारी जो लोकल में जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी सामान हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बाहर भेज सकते हैं और बाहर से हम दूसरा सामान ला सकते हैं। ठीक है। ट्रेड एंड एनकरेज मूवमेंट ऑफ पीपल। ये जो ट्रेड होता है कि आप एक दूसरे को सामान देना, बेचना। ठीक है। जब ट्रेड हुआ, ट्रेड रूट्स बने, जो रास्ते होते हैं ट्रेड्स के, उसके थ्रू कहते हैं इस ट्रेड ने एनकरेज किया मूवमेंट्स ऑफ द पीपल। तो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेड्स ने कहते हैं मोटिवेट किया। ट्रेडर्स go from one place to another and there is therefore an intermixing of peoples। जब एक जगह से दूसरी जगह पीपल गए और दूसरी जगह के यहाँ पर भी आए तो लोग मिक्स हो गए एक दूसरे से। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल वॉज दैट द pastoralist and the herdsmen who took their animals to different pastures had relations with settled agriculturalists and also carried with them a few items of exchange। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे जब कोई भी है, आप लोग मान लीजिए, जैसे लोगों ने जब स्टार्टिंग में पालना शुरू किया जानवरों को, या फिर लोगों ने राइस कल्टीवेशन स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे जब वो उनको एक्सचेंज करने जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे जब पीपल्स थे तो वो अपना जो भी सामान है उसको लेके जाएंगे मार्केट में। तो वहाँ जिस भी इंसान से मिलेंगे तो उससे बात करने के लिए आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। और उसकी लैंग्वेज अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपना सामान बेचेंगे कैसे किसी को? तो उसको समझना। या फिर अपने जो जानवर हैं जो आपके यहाँ पलते थे, आप उनको लेके गए, उनसे एक्सचेंज कर लिया, उनसे कुछ ऐसा सामान ले आए जो आपके यहाँ नहीं है। तो उससे क्या हुआ, जो आपका ट्रेड था वो बढ़ा और कहते हैं आपने एक मिक्सिंग, कहते हैं आपने जो चीज़ें अलग अलग थी उनको मिक्स कर लिया। ओके, कहाँ थे? Where we was where such exchange was successful, therefore gradually full-time traders took over the job of exchange and then commerce developed। pastoralism, agriculture and trade therefore are important human activities। जो लोग सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ अपने ज़रूरत की चीज़ें बदलने जाते थे, फिर लास्ट में उन्होंने उसको जॉब बना लिया। जॉब बनाने से क्या हुआ कि उनको जो ट्रेड था उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, ना कि कुछ मेहनत करके, जैसे कि खेत करके, मतलब किसानी करके या फिर जानवरों को पाल के इतना उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपने आप को ट्रेड को ही मेन एक्टिविटी बना ली अपनी लाइवलीहुड की। वन वे ऑफ डिस्कवरिंग हु केम फ्रॉम वेयर इज़ वाई स्टडिंग द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया। एक तरीका तो ये था लोगों को पहचानने का, ये कहाँ से आया है, कि वो किस एरिया, मतलब उसकी भाषा है, वो भाषा किस साइड बोली जाती है, उसकी भाषा से उसको पहचान लो। पीपल हु मूव और माइग्रेट कैरी देयर लैंग्वेज विद देम। जो भी लोग, जैसे आप मान लीजिए आप कहीं बिहार के हैं या फिर यूपी के हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आप अपनी लैंग्वेज को नहीं भूल सकते। आप जाते ही अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते किसी भी जगह। आप वहाँ की लैंग्वेज सीख सकते हो बट अपनी लैंग्वेज भूलोगे नहीं।
तो ऐसे ही जब अपनी कहते हैं एंशियंट टाइम में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको पता रहता था कि ये इंसान वहाँ से आया है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो वहाँ बोली जाती है वही है। This is then you mixed with the language of those who settle in the area to which group has moved. Out of the mixture of language, a new language may emerge. पर क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता था जब ट्रेड की वजह से जहाँ भी लोग अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग मूव कर जाते थे, जहाँ भी उनको फ़ायदा दिखता था, बट ऐसे इस तरीके से ना काफ़ी जगह की लैंग्वेजेस को मिक्सिंग मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अगर 5 लोग हैं किसी भी एक जगह से, मतलब 5 किसी भी एक जगह सेटल होते हैं, बट वो उनकी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, तो वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए एक नई लैंग्वेज को डेवलप कर लेंगे, जिससे कि वो एक दूसरे को समझ पाएँ, अपने एक दूसरे को जो कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं वो समझ लें। तो इससे नई लैंग्वेज इमर्ज होती हैं। एरियाज दैट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल टेंड टू एक्सचेंज फास्ट। जिस जगह पर एरिया में ज़्यादा लोग कांटेक्ट में आएंगे तो वो चीज़ जल्दी, जैसे कि आप जान लो, आप कोई भी बात है, आज की डेट में मीडिया में अगर कोई बात पता चल जाए वो जल्दी फैल जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। अगर हम देखें तो पहले न्यूज़पेपर में खबरें छपती थी, बट वो बहुत धीरे धीरे आम आदमी तक पहुँचती भी नहीं थी। बट देयर आर other areas which remains cut off or isolated, and in such areas there is a less changes. In some part of India there are such areas which have not undergo much change. These are frequently inhabited by what we have came to call tribal people. These cultures are very important to understand of Indian culture. बट अब इसी के अगर आप इसी का दूसरा फेज़ देखेंगे तो कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं, ना कि क्योंकि वहाँ पर कोई डिफरेंट लैंग्वेज वाले पीपल वहाँ पहुँचे ही नहीं। वो जो ट्राइब्स थी, जो सर्टेन पीपल्स थे, वो अनटच्ड रहे, ना ही उनको किसी और कम्युनिटी ने आके उनमें इंटरफेयर किया, ना ही वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और गए। तो ये कुछ कहते हैं कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, इनका कल्चर अभी तक सेफ़ है, इंडियन कल्चर। तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर। They represent the way of life which was common to India at the time when India culture first began. तो इससे आप देख सकते हैं जब इंडियन कल्चर जब स्टार्ट हुआ होगा तब कल्चर कुछ ऐसा रहा होगा जैसे कि हमारी ट्राइब्स आज की डेट में रहती हैं, जहाँ पर आज की डेट में भी कुछ मिक्सिंग्स नहीं हुई हैं। जैसे कि आपको नहीं पता होगा, हमारे कहते हैं बे ऑफ बंगाल में एक कहते हैं टापू है जो इंडियन ओशन में आता है। वहाँ पर आज भी ना कोई टेलीफोन है, ना लोग कपड़े पहनते हैं, और आज भी खाना पका के नहीं खाते। वो बस हंटिंग करते हैं और सिर्फ अपना खाना मतलब उन्हीं कच्चा ही खा लेते हैं उसको, क्योंकि ये ट्राइब्स ना तो किसी और से कांटेक्ट करना चाहती है और ना ही किसी को अपने आइलैंड पे आने देना चाहती है। इट इज़ फॉर्चुनेट फॉर अस दैट सच कल्चर स्टिल सर्वाइव इन इंडिया। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कल्चर अभी भी इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं। फॉर वी कैन लर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम देम। बट हम उनसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं उनसे। अब देखेंगे कि पास्ट में जब हमने वेपन से बनाना स्टार्ट किए थे अपने काम के, मान लो जैसे किसी जानवर को मारने के लिए पहना सा हथियार बनाना स्टार्ट किया, उससे पहले हमने ऐसा बनाया होगा, जब किसी को लगा होगा कि ये काम नहीं करता तो उसको थोड़ा और पहना किया गया, तो कहते हैं इससे जानवर को जल्दी मारा जा सकता है। फिर उसके बाद हमने ये बनाया, फिर आप देख सकते हैं फिर ये आरी के जैसा, फिर ये डिफरेंट वेपन्स अकॉर्डिंग टू द यूज़, इनको चेंजेस करते रहे। तो उसके बाद हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ को कहते हैं सर्वाइव किया, और उसके बाद हमारी इंडियन कल्चर को बनाए रखा। तो ये था इसका एंड इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो उसका नाम है अर्ली मैन, और बहुत जल्दी मैं उस वीडियो के साथ जाऊँगा। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।